हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको लागू करने की बात की जा रही है। समान नागरिक संहिता, ठीक, समान नागरिक संहिता। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका जो है डिफिनीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल बैकग्राउंड क्या है, आर्गूमेंट्स इन फेवर, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट, इंटरनेशनल कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, द वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो हम सारे इतने एस्पेक्ट को कवर करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू। और आज से हम लोग चालू किए हैं एक माइंड मैप के थ्रू, ताकि आपके जो दिमाग में है वो बैठते जाए कि कैसे हम लोग इन फेवर, आर्गूमेंट्स इन अगेंस्ट में, इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ताकि आप लोग मेंस में जो है एक अच्छा आंसर जो है आप लोग लिख के आए और एक अच्छा नंबर जो है आप लोग लाए। ठीक, तो अब हम लोग लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, देखिए डिफिनीशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखेंगे द यूसीसी इज ए लीगल फ्रेमवर्क। ये क्या है, ध्यान दीजिए, लीगल वर्ड ध्यान दीजिए यहाँ पे कि लीगल फ्रेमवर्क है that governs personal matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance and succession for all Indian citizens regardless of their religion। तो देखिए ध्यान दीजिए वर्डिंग पे, बहुत अच्छा ये जो है डिफिनीशन है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नंबर अच्छे। ये सारे एस्पेक्ट को लगभग ये डिफाइन कर देता है कि हम लोग जो अगला सब टॉपिक बात करेंगे किस किस एस्पेक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो यूसीसी इज ए लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल मतलब कानूनी, ठीक है, कानूनी फ्रेमवर्क है। दैट गवर्न्स पर्सनल मैटर्स, जो आप देखिएगा यहाँ पे वो पर्सनल मैटर्स को गवर्न करता है, व्यक्तिगत, आपके हमारे जो है व्यक्तिगत मैटर को। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद से सच एज, क्या क्या मैटर करता है, तो हम लोग बात करेंगे मैरिज की, बात करेंगे डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स, ठीक, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, तो देखिए समान नागरिक संहिता जो है सभी लोगों के लिए, एक जो है सभी लोगों के लिए, सभी भारतीय नागरिक के लिए एक कानून के लिए एक कानून। ठीक, अब जैसे है कि ये जो है वो मेनली क्या है, व्यक्तिगत। ठीक, ये मेनली जो है आपको मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन। ठीक, ये वर्ड आप लोग याद रख लीजिएगा कि क्या क्या जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लगभग किस किस एस्पेक्ट्स को, मेनली किस किस एस्पेक्ट को जो है वो कंसर्न करता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इन यूसीसी, ओवरव्यू ऑफ यूसीसी में देखते हैं इंश्राइंड इन आर्टिकल 44। यूसीसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे इसको देखा जा सकता है, तो आर्टिकल 44 जो है वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसका जिक्र है। इंश्राइंड इन आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट एम्फेसाइज दैट द स्टेट्स ड्यूटी, किसका, स्टेट्स ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट यूसीसी टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी एंड इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स। ठीक, देखिए क्या बात करने के लिए बोल रहा है, ये दो चीज़ों पे फोकस मेनली क्या है, तो एक जो है नेशनल इंटीग्रिटी, ठीक, और दूसरा क्या है आपको इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स। अब जैसे कि मान लेते हैं हम थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं कि नेशनल इंटीग्रेशन तो समझ रहे हैं कि पूरे भारत के लोग एक साथ जुड़ के आए, वो नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें। इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, देखिए मेनली ये बात करता है। और रिलीजन के बारे में ये देखेंगे कि यहाँ पे रिलीजन के भी बारे में बात, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए। ठीक, तो सभी धर्म के लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैरिज है, देखते होंगे सभी जगहों पे लगभग हिंदू धर्म में अलग तरीके से मैरिज होते हैं, मुस्लिम में अलग होते हैं, ईसाई में अलग। ठीक, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं मैरिज के, वो सबके अलग अलग होते हैं। ठीक, तो मैरिज हो गया, उसी तरह से डाइवोर्स के भी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं।
एडॉप्शन, यदि कोई आप लोग बच्चा लेते हैं गोद तो उसके बल अलग होते हैं। इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार जो आप लोग लेते उत्तराधिकार जो होता है उसमें भी अलग है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में 60:40 का है, हिंदी में हिंदू कम्युनिटी में 50:50 रेशियो का है कि सन एंड डॉटर जो है 50-50 में डिवाइड होंगे। मुस्लिम कम्युनिटी में जो है 60:40 जो है डिवाइड होता है शेयर। ठीक, तो ये सारी बातें चर्चा कर। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें आते हैं हिस्टोरिकल डिबेट्स। देखिए हम लोग अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में देख लिए ओवरव्यू ऑफ यूसीसी। अब हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल बैकग्राउंड। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल बैकग्राउंड में जो है हिस्टोरिकल डिबेट्स क्या क्या है। तो देखिए हिस्टोरिकल डिबेट्स जैसे लीडर्स लाइक, देखिए सबसे पहला जो है ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग देयर वर सिग्निफिकेंट डिस्कशंस अबाउट बैलेंसिंग रिलीजियस फ्रीडम विद द नीड ऑफ फॉर यूनिफॉर्म लॉस। जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था तो उस समय बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशंस होता था इस पे कि बैलेंसिंग रिलीजियन फ्रीडम, ठीक है, जो धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसको कैसे बैलेंस किया जाए विद द नीड फॉर देयर यूनिफॉर्म लॉज, और समान लॉज भी सबके लिए हो उसको भी ध्यान में रखा जाए कि रिलीजियस फ्रीडम को भी ध्यान में रखा जाए और सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज भी रखा जाए। ठीक, तो लीडर्स लाइक B.R. अम्बेडकर सपोर्टेड यूसीसी फॉर नेशनल यूनिटी, ठीक है, बट प्लेस्ड इट अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू रेस्पेक्ट रिलीजियस सेंसिटिव। ठीक, देखिए फंडामेंटल राइट एंड DPSP। फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल है कि उसको जो है कोर्ट जो है अधिकार देता है, और नॉन जस्टिसिएबल होता है जो आपका DPSP है वो नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, नॉन फंडामेंटल ये आपको DPSP जो है नॉन जस्टिसिएबल है। आप इसको कानून से सहारा नहीं ले सकते हैं इसको लागू करने के लिए, ठीक है। स्टेट जो है ये इंडिपेंडेंट है इसको लागू करने के लिए, ठीक है, ये फोर्सिबल नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें आते हैं कि देखिए की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। ठीक, तो की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या क्या हुआ था अभी तक ले, इसके बारे में क्यों मतलब कि ये देखिए शाहबानो केस के नाम में आप शाहबानो केस का आप लोग नाम सुने होंगे, सरला मुदगल का नाम, सायरा बानो का जो हाल ही में 2017 में हुआ था, उसके अलावा भी और भी है जैसे जॉन वॉलमकन, लिली थॉमस। ठीक, अब इसमें हम लोग देखेंगे ये मेनली जो है इसलिए रखा हुआ है आपको, तो देखिए ये क्रिश्चियन पर्सनल लॉ से एंड सक्सेशन से रिलेटेड है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाहबानो केस के बारे में हम लोग देखेंगे। दिस लैंडमार्क केस अपहल्ड ए मुस्लिम वुमेन्स राइट, किसका, मुस्लिम महिलाओं का जो अधिकार होता है उसके बारे में बात करता है। एलिमनी लिंकिंग द यूसीसी टू जेंडर जस्टिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद से नेक्स्ट सारला मुदगल केस में बात किया जाता है जो कि 1995 में हुआ था। एडवोकेटेड फॉर ए यूसीसी टू एड्रेस इन कंसिस्टेंसीज इन पर्सनल लॉज पार्टिकुलरली कंसर्निंग पोलीगामी। ठीक है, पोलीगामी मोनोगामी तो आप लोग लगभग जानते होंगे, ठीक, ये देख लीजिएगा नेट पे। सायरा बानो केस 2017, द केस एड्रेसेस द इशू ऑफ ट्रिपल तलाक, रीइग्नाइटिंग डिबेट्स ऑन यूसीसी एंड एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर जेंडर इक्वलिटी। ये सायरा बानो जो केस है 2017 में इसका जजमेंट आया था और काफ़ी ये चर्चा में रहा था। द केस एड्रेस द इशू ऑफ ट्रिपल तलाक, ठीक, तलाक बिद्दत, रीइग्नाइटिंग डिबेट ऑन द यूसीसी एंड एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर जेंडर इक्वालिटी। जो महिलाओं के साथ अन्याय होता है, इक्वालिटी नहीं हो पाती है, उसकी बात जो है मेनली यहाँ से उठाई गई है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ यूसीसी। ठीक, उसमें क्या है, तो देखिए उसमें 4 टॉपिक है हमारा। इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस, ठीक, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम, नेशनल इंटीग्रेशन, मॉडर्नाइजेशन। जैसा कि ऊपर में भी हम लोग देख सकते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये 2 वहाँ पे एस्पेक्ट पढ़े थे। जैसे इक्वल एंड जेंडर जस्टिस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम, ये क्या है थोड़ा सा देखेंगे। और नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म देखेंगे। तो देखिए इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस तो हम लोग लगभग जान गए हैं कि यूसीसी एम्स टू इंश्योर
equal rights for all citizens aligning with Article 14 of the Constitution which guarantees equality before the law. उसके बाद से देखते इट एड्रेसेस जेंडर इनइक्वालिटीज प्रेजेंट इन द पर्सनल लॉज, ठीक, सच एज अनइक्वल इनहेरिटेंस राइट्स प्रैक्टिसेस लाइक ट्रिपल तलाक, ठीक, इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस के बारे में देख लिए। अब सिंप्लीकेशन ऑफ लीगल सिस्टम है। अब देखिए इसको हम लोग इस एस्पेक्ट से देखते हैं कि ए सिंगल कोड वुड रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एराइजिंग फ्रॉम द मल्टीपल पर्सनल लॉज thereby streamlining judicial process and making the legal system more efficient। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं कि मान लेते हैं कोई हिंदू मेन जो है कोई क्राइम कमिट करता है, ठीक है, जैसे कि आपको ऊपर में जैसे बताया मैरिज डाइवोर्स इस तरह से, और उसी तरह से कोई मुस्लिम व्यक्ति जो है मेन वो अलग क्राइम करता है, सेम क्राइम करता है। अब क्या होता है कि अलग अलग लोगों के लिए जो नियम हैं, ठीक है, दंड के वो अलग अलग हैं, ठीक। तो जो जज साहब होंगे उनको भी दिक्कत होती होगी, उनको धर्म जानना होता होगा कि हाँ क्या है इनका क्या नहीं है, उसके अनुरूप जो है वो उसको सजा देंगे, ठीक। तो ये बात होती है आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम कि हाँ यदि एक ही तरह का जो है सभी के लिए जो समान रूप से है, ठीक, समान रूप से यदि रहता है, एक तरीके का लॉज रहता है और बराबर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, लीगल सिस्टम जो है मोर एफिशिएंट। अब नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक। द यूसीसी प्रमोट्स ए यूनिफाइड इंडियन आइडेंटिटी एम्फेसाइजिंग सिटीजनशिप ओवर रिलीजियस डिवीजन विच कैन फोस्टर ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं आराम से। मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी aligns personal laws with contemporary values, potentially addressing progressive issues such as LGBTQ rights in marriage and adoption, ठीक। LGBTQ क्या है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, ठीक है। तो इन लोगों के भी राइट्स जो होते हैं मैरिज एडॉप्शन, इनका भी जो राइट्स है वो भी न्यायपूर्ण होना चाहिए और वो भी इस जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके एस्पेक्ट के अंदर होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्गूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी, ठीक। तो देखिए क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द यूसीसी में इरोड इंडियाज रिच कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, ठीक है। जो है क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि आर्ग्यू दैट यूसीसी में इरोड इंडियाज रिच कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी थ्रेटनिंग यूनिक प्रैक्टिसेस लाइक मैटरनिटी इनहेरिटेंस सिस्टम ऑफ द खासी ट्राइब। अब सिंपल सा देखिए हम बात करेंगे आप लोग कि यूसीसी जो हो सकता है कि देखिए भारत जो है एक सब पूरे संसार में ये क्यों फेमस है, तो अपने डाइवर्सिटी के कारण फेमस है। कि आप नॉर्थ से लेके चले जाएंगे, श्रीनगर से लेके आप कन्याकुमारी तक लेके चले जाएंगे तो लगभग 100 किलोमीटर पे आपको अलग अलग जो है प्रैक्टिसेस जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक, मिलेंगे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस या अन्य प्रैक्टिसेस जो है वो बदलते जाएंगे, ठीक। भारत एक डाइवर्स कंट्री है तो ये अपना डाइवर्सिटी जो है खोने की संभावना है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, देर आर कंसर्न अबाउट द यूसीसी कुड इन्फ्रिंज अपॉन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 जो है रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, उसको वायलेट करता है। क्या है तो रिलीजियस फ्रीडम को कैसे वायलेट करता है, तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे यहाँ पे कि आर्टिकल 14 यूसीसी जो है इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस ला रहा है, तो उसी तरह से एक चैलेंजेज भी लेके आ रहा है। क्या, तो आर्टिकल 25 का वायलेशन की भी संभावना है कि रिलीजियस फ्रीडम है हो सकता है वो उसका डिवैल्यूएट हो जाए। अब उसके बाद से आते हैं माइनॉरिटी राइट्स के बारे में आते हैं, ठीक। माइनॉरिटी राइट्स के बारे में आते हैं। फियर्स एग्जिस्ट रिगार्डिंग मेजोरिटेरियन बायस, जो मेजोरिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है लॉ बन सकती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। दैट कुड लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी, ये भी आपको जो है
डर की संभावना है। अब उसके बाद से नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल चैलेंजेस की बात करेंगे हम लोग। इंडियाज वास्ट डाइवर्सिटी मेक्स इट चैलेंजिंग टू क्रिएट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल यूसीसी एज पर्सनल लॉ फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट। देखिए 3 लिस्ट है, कंकरेंट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। जो यूसीसी है वो आपको पड़ता है कंकरेंट लिस्ट में, इसमें पड़ता है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडियाज वास्ट डाइवर्सिटी मेक्स इट चैलेंजिंग टू क्रिएट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, क्या बोल रहा है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल यूसीसी एज पर्सनल लॉ फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट अलाउइंग बोथ स्टेट्स एंड सेंट्रल लेजिस्लेशन। जैसा कि हम जस्ट अभी आपके सामने डिस्कस किए कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अलग अलग रिलीजियस और अदर जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट है सभी का, ठीक, जो कि एक अपने में महानता प्रकट करती है। लेकिन उसके अलावा जो है आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, एक ऐसा लाया जाए कि दोनों जगह लागू हो, तो थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो है ये बना रहा है अपने आप में, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का, कि ग्लोबल एग्जांपल्स क्या है। तो ग्लोबल एग्जांपल्स में आप देखेंगे कंट्रीज लाइक टर्की हैव इम्प्लीमेंटेड यूनिफाइड सिविल कोड प्रोवाइडिंग ए प्रेसिडेंट फॉर पोटेंशियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए यूसीसी इन इंडिया, ठीक है। जो टर्की जो कंट्री है वो ऑलरेडी जो है यूसीसी लागू कर दी है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, ठीक, विश्व स्तर पे जो मानव अधिकार है स्टैंडर्ड्स एडवोकेट फॉर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, समानता की बात कर रहा है और किसी को डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करना है, सपोर्टिंग द केस फॉर ए यूसीसी, अच्छी बात है, ठीक। अब जो है द वे फॉरवर्ड में क्या है हम लोगों का, इंक्लूसिव डायलॉग, ठीक, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, लर्निंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग मॉडल, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा अब जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। द वे फॉरवर्ड में क्या क्या इशू है। इंक्लूसिव डायलॉग में जो है आप देखेंगे यहाँ पे इंगेजिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रिलीजियस लीडर्स, सिविल सोसाइटी, लीगल एक्सपर्ट, रिलीजियस लीडर जो भी है, जैसे मान लेते हैं कि हिंदू धर्म में मठ आपको धर्मगुरु होते हैं, ठीक है, पुजारी होते हैं, ठीक, महंत होते हैं, उसी तरह से मुस्लिम में मौलवी होते हैं, अपना सिख में भी गुरुज होते हैं। तो इस तरह के जो रिलीजियस लीडर्स है उनकी भी एक बैठक बुलानी चाहिए, उनसे भी जो है सलाह मशवरा करनी चाहिए। सिविल सोसाइटी, बहुत सारे सिविल सोसाइटी जो है देश से के अच्छे सिविल सोसाइटी जो है उनको भी पूछा जा सकता है। लीगल एक्सपर्ट जो कानूनी जो है कानून अच्छा जानते हैं उनको, इज इसेंशियल टू बिल्ड कंसेंसस अराउंड द यूसीसी, ये सारे लोगों को बैठा के जो है एक म्यूचुअल कंसेंसस पे पहुंचना जरूरी है, ताकि इतने वास्ट कंट्री, इतने डाइवर्स कंट्री में जो है आपको यूसीसी कैसे अप्लाई होगा, इस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद से नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, एक ग्रेजुअल अप्रोच कुड बी एडॉप्टेड स्टार्टिंग विथ लेस कंटेंशियस इशूज सच एज यूनिफॉर्म मैरिज, एज एंड इनहेरिटेंस राइट। तो देखिए फेज्ड मैनर, आप जैसा कि ये देख रहे हैं सब टॉपिक क्या दे रहा है कि फेज्ड मैनर, सबसे पहले आप लोग क्या सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैरिज एज होना चाहिए, ठीक। देखिए यूनिफॉर्म मैरिज एज की क्यों बात कर रहा है, जैसे कि अभी हिंदू कम्युनिटीज में जैसे है 18 साल और 21 साल का है, उसी तरह से मुस्लिम में थोड़ा सा अलग हो जाता है, सिख में अलग हो जाता है, ईसाई में जो है अलग हो जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले जो है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करना चाहिए। तो उस तरह से फेज्ड मैनर में यूनिफॉर्म मैरिज एज अप्लाई कर सकते हैं अभी, और इनहेरिटेंस राइट्स अभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट होता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कि कैसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कैसे रहेगा। इट इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, ठीक, while ensuring that fundamental rights are upheld in the implementation of UCC। देखिए पर्सनल और फंडामेंटल राइट लगभग दोनों जो हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके जो है और पर्सनल राइट्स हैं,
ये मिलते जुलते हैं। ठीक, तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है हम लोगों को कि किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट भी नहीं हो और यूसीसी भी सब पे अप्लाई हो। तो इस तरह से जो राइट्स का है एक कॉम्बिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी होना चाहिए। अब उसके बाद से आते हैं हम लोग लर्निंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग मॉडल, जहाँ पे है उसको हम ले सकते हैं। जैसे एनालाइजिंग गोवा सिविल कोड, गोवा में जो सिविल कोड अप्लाई हुआ है वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा उत्तराखंड यूसीसी इनहेरिट, यहाँ पे दोनों जगह से हम लोग अच्छा खासा जो है फीडबैक जो है ले सकते हैं और फिर उस फीडबैक के आधार पे अपना एक म्यूचुअल कंसेंसस पे पहुंचते हुए हम जो है इसको लागू करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है चैलेंजेज एंड रिकमेंडेशन। चैलेंजेज क्या है और रिकमेंडेशन क्या है? तो देखिए चैलेंजेज में हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस ग्रुप। ये ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं, जैसे महंत, मौलवी, गुरुजी, ये सारे लोग जो भी है रेसिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस ग्रुप, हो सकता है कि ये लोग अलाउ नहीं करें। पोजेज ए सिग्निफिकेंट हर्डल टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूसीसी, सही बात है। तो इसको हम लोग एड्रेस करने की ज़रूरत है उस बात को कि हाँ ये कैसे एक म्यूचुअल कंसेंसस पे हम लोग पहुंच सकते हैं। अब दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। देखिए तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है कि पूरे देश भर में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना और पुरानी जो मतलब किसी कोड चल रही है, जैसे अभी इंडियन पीनल कोड, ठीक, अभी उसको बदल दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। तो उसी तरह से जो है एक यूसीसी लाया जाए पूरे भारत में, तो उसका भी कुछ कॉस्ट होगा, इकोनॉमिक कॉस्ट होगा। ठीक, उसके बाद से रिकमेंडेशंस क्या है? ए ट्रांसपेरेंट एंड ग्रेजुअल अप्रोच, अच्छा बात है। जैसा कि हम पूर्व में भी बात कर रहे हैं हम लोग कि ये फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम लोग जा सकते हैं। ए ट्रांसपेरेंट एंड ग्रेजुअल अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड इनकॉर्पोरेटिंग रोबस्ट सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, इसका भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं हम लोग एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म्स शुड ड्रॉ ऑन सक्सेस। एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म्स जो है शुड ड्रॉ ऑन सक्सेसफुल स्टेट लेवल इनिशिएटिव टू इन्फॉर्म द यूसीसी डेवलपमेंट। ठीक है, कि कहीं से जो है एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म हम लोग कर सकते हैं। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की। ठीक, यूसीसी इज ए व्यूड एज ए मैकेनिज्म टू प्रमोट इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस, national integration in India. However, its implementation must carefully balance this objective with the preservation of India's cultural diversity and feedback structure, as an inclusive and phased approach could facilitate the establishment of just and ununified legal framework. बहुत अच्छा से आपको कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, जितना हम लोग बात किए उस सारा को एक निचोड़ करके लिखा हुआ है कि हाँ नेशनल इंटीग्रेशन का जो है, जेंडर जस्टिस का, नेशनल इंटीग्रेशन का व्यूड मैकेनिज्म टू प्रमोट इक्वालिटी, प्रमोट किया जा रहा है क्या क्या चीज़ का, इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस का, नेशनल इंटीग्रेशन का। हाउएवर इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट केयरफुली बैलेंस, बैलेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, दीज ऑब्जेक्टिव्स विद द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड फेडरल कल्चरल। इंडिया जो है अभी जस्ट कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर रहा है और फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की भी बात है, एंड इंक्लूसिव एंड फेज्ड अप्रोच की भी बात कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्ट, ठीक है, न्यायिक और यूनिफाइड जो लीगल फ्रेमवर्क है उसकी भी बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग के द्वारा कोशिश किया गया है कि इसको आपके सामने लाए, अच्छे से इसको डिस्कस करें, और जो भी है एक बार हम फिर से आपको जो है टॉपिक्स वाइज रिवाइज कर देते हैं। जैसे सबसे पहला आपको आएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या लिखिएगा, तो डिफिनीसन लिखिएगा। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल बैकग्राउंड लिखिएगा कि कैसे कैसे सायरा बानो, शाह बानो, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में लिख दीजिएगा, डीपीएसपी के बारे में लिख दीजिएगा। उसके बाद से आर्गूमेंट्स इन फेवर्स में लिख दीजिएगा, आर्गूमेंट्स इन फेवर में क्या है, इक्वल एंड जेंडर जस्टिस है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम है, नेशनल इंटीग्रेशन की बात है, मॉडर्नाइजेशन की बात है। और इसी को आप लोग इसके अगेंस्ट में आप लोग 4 पॉइंट बना लीजिएगा। ठीक, तो आपका अगेंस्ट आर्गूमेंट इन फेवर हो जाएगा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव दे दीजिएगा, द वे फॉरवर्ड दे दीजिएगा कि इंक्लूसिव डायलॉग जो है, इंक्लूसिव डायलॉग हो जाएगा, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड
लर्निंग एंड एग्जिस्टिंग मॉडल, और उसके बाद से चैलेंजेज क्या है हमारे सामने, और रिकमेंडेशन क्या है, उसके बाद से कंक्लूजन क्या है। ठीक है, इसके जो भी है ये आपको माइंड मैप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ पे जाके आराम से इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।